वेलकम डियर स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से हम सोशल साइंस की बात करेंगे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार प्राचीन जो नगर है वो मंदिर नगर के रूप में विकसित हुए, किस प्रकार तीर्थ स्थल भी तीर्थ नगर या मंदिर नगर के रूप में विकसित हुए और उनके पीछे क्या कारण है और किस प्रकार वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी और आप घर पर व्यवस्थित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो हमने नगर विकास के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार मंदिरों की वजह से बड़े बड़े नगर बनते हैं, उसकी हमने बात की थी। ठीक है, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अपना टॉपिक आज का है वो है कि छोटे नगरों का संजाल। छोटे छोटे नगर जो उनका जाल बना हुआ है वो कैसे बना है। एक तो है नहीं नगर, बहुत सारे छोटे छोटे नगर हैं, तो उनका एक जाल सा बन गया, हर जगह छोटे छोटे नगर विकसित होते गए। तो वो कैसे बने, अगर उनकी बात करें तो किताब की लाइनों में ध्यान देंगे सभी। लिखा है कि 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप या उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे उपमहाद्वीप लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लग गया था। 8वीं शताब्दी से छोटे छोटे नगर बनने लगे थे। ठीक है, संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ है। अब छोटा जो नगर है वो बड़े गांवों से बनता है। पहले एक परिवार, फिर दो तीन परिवार, फिर समुदाय, ऐसे करके गांव बन जाता है। और गांव बनने के बाद में धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े गांव हैं, छोटे गांव से बड़े गांव बनते हैं और बड़े गांव से फिर छोटे नगर बनते हैं। और छोटे नगर जब धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं तो वो बड़े नगर के रूप में सामने आते हैं। तो हम ऐसे समझते हैं कि जो बड़े बड़े गांवों से ही छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ है, उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लग गया। मंडपिका का मतलब मंडी, और मंडी जानते हो ना कि अनाज की मंडी। अनाज की मंडी का नाम सुना होगा आपने कि अनाज के लिए होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि किस प्रकार अनाज की मंडी के कारण वहाँ लोग आते हैं, अनाज बेचते हैं। जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज, मतलब जो उगाते थे, वो जो चीज़ उत्पादन करते थे उसको बेचने के लिए आते थे। कि कैसे मान लो एक गांव है, बड़ा गांव, उसमें एक मंडी है जहाँ पर लोग क्या करते थे, अनाज बेचने के लिए आते थे, अपने आसपास के छोटे छोटे गांव वाले। उनमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें और बाज़ार भी थे। अब जिस जगह पर अनाज बेचने के लिए आए तो वो एक गली बन गई और वहाँ पर क्या होती थी, दुकानें और बाज़ार होते थे, जिन्हें हट या बाद में हाट कहा जाने लग गया। हाट बाज़ार मतलब एक गलियों में जो भीड़ भाड़ इलाका है और गलियों के अंदर बाज़ार हैं, तो वो हाट बाज़ार हो गया कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाज़ार होते थे। अब देखो, समय के साथ में पहले एक बाज़ार था जिसमें सारी चीज़ें मिलती थी, हर प्रकार की कारीगरी वहाँ दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ और विकास के साथ साथ में अब लोगों के जो अलग अलग बाज़ार है वो अलग अलग बनते गए। कुम्हारों का अलग बाज़ार बन गया, तेल निकालने वालों का अलग, तेलियों का अलग बन गया, चीनी बनाने वाले, शक्कर बनाने वालों का अलग बन गया, ताड़ी बनाने वाले, ताड़ी जानते हो ना, जैसे कोई टोकरी वगैरह बना दी, और भी कुछ चीज़ें हैं वो बना दी। सुनार है, लोहार है, पत्थर काटने वाले, सबका अलग अलग बाज़ार होता गया। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे। कुछ तो ऐसे थे जो वहीं रहने लगे। पहले तो क्या होता कि वहीं आकर सुबह आकर वहाँ काम शुरू करते, दिन भर काम करते और फिर अपने गांव चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो व्यापारी लोग बड़े हैं वो वहीं रहना, अपना मकान बनाकर रहने लग गए तो और कारोबार करने लग गए थे। जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर घूम के क्रय विक्रय किया करते थे। तो कुछ तो एक जगह पर रहकर ही व्यापार करते थे और कुछ क्या होते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर
घूम करके वहाँ पर व्यापार करते थे, क्रय विक्रय करते, खरीदारी करते, बेचते, इस प्रकार का काम करते एक गांव से दूसरे गांव में, एक नगर से दूसरे नगर में। लिखा है कि आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ऐसा नगर जहाँ मंडी है वहाँ पर लोग क्या करते थे, अपनी उपज खरीदने के लिए कि भाई हमको चीज़ बेचनी है तो वहाँ से खरीदते थे। ठीक है। और ऐसी बहुत चीज़ें जो यहाँ पर नहीं मिलती हैं, दूसरी जगह पर मिलती हैं, ऐसी वस्तुओं को भी वहाँ खरीद करके बेचने का काम करते थे। ठीक है। मतलब ये वहाँ की जिस जगह पर चीज़ें मिलती हैं वहाँ से लेकर जो व्यापारी लोग हैं जहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती है वो बेचने का काम करते हैं। जैसे आज अपना गाँव में देखते हैं ना, कोई चीज़ बेचने वाले आते हैं दूर से, ऐसी चीज़ बेचने वाले आते हैं जो अपने यहाँ नहीं मिलते हैं। दरअसल देखा होगा आपके गाँव में कभी नमक वाले आते हैं जो अपने यहाँ थोड़ा नमक होता है वो दूर से लेकर आते हैं। चावल हैं तो वो भी अपने गाँवों में आते रहते हैं बेचने वाले। तो चावल वाले जो आते हैं वो दूर से आते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई जिस जगह पर चावल नहीं है वहाँ पर हम बेचकर व्यापार करेंगे और अपना पैसा वगैरह धन कमाएंगे। तो इस प्रकार से लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, और कोई तो स्थायी रूप से एक जगह पर करते थे। तो इस प्रकार से व्यापार चलते थे और छोटे छोटे नगर बनते गए थे और उनका एक बहुत बड़ा जाल बनता जा रहा था। ये जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी से ही हो गई थी। अब एक नगर का जो बाज़ार है वो देख सकते हो, दिखाई दे रहा है आपको। देखो नगर का बाज़ार, मकान बना हुआ है, लोग सामान खरीद रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है लिखा है कि आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार, पहले का कोई जमींदार या कोई सामंत हैं। सामंत और जमींदार के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। किसी गांव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो वहाँ गाँव वालों से कर वसूलने का काम करता हो और उसके पास ज़मीन खूब सारी हो, उसके बाद धन दौलत है, वो एक तरह से गांव का मुखिया के रूप में काम करता हो, तो वो सामंत या जमींदार हो गया। तो जो कोई सामंत है या पहले कोई जमींदार था वो इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता है। मतलब महल बनाता हो कि चारों तरफ दीवार बना लेता ताकि सुरक्षा हो सके। इस प्रकार के भी हमको दिखाई देते हैं। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। ये जो सामंत हैं जो एक नगर पर किलेबंदी कर करके महल बनाते थे, वो क्या करते, जो व्यापारी लोग हैं जो वहाँ व्यापार करते थे या जो शिल्पकार हैं, ठीक है, उनकी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं पर क्या करते थे, कर लगाते थे। शिल्पकार है नहीं, जो कोई बर्तन बेचने वाला, शिल्प बेचने वाला, मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के, इस प्रकार के जो भी शिल्प चीज़ें होती थी उन पर टैक्स लगाते थे। और कभी कभी इन करों के संग्रहों का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। वो व्यापारियों से क्या करते थे, शिल्पकारों से कर लेते थे। दरअसल वो कर कभी कभार उन मंदिरों के अधिकार में देते थे कि इस मंदिर के जो लोग हैं वो इस कर को लेंगे और वो क्या करेंगे, इस मंदिर के जो अधिकार है वो उनके पास में होगा और इस मंदिर के अंदर जो पैसा आएगा वो इस मंदिर के लिए लगाया जाएगा। इसके अलावा ये जो मंदिर जो है वह तो खुद बनाते थे, या जो धनाढ़ हैं जिनके पास धन, खूब सारे धन है, ऐसे व्यापारी जो पैसे वाले हैं, वो इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करते थे। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए गए। ऐसे इस प्रकार की जो बातें हमको मिलती हैं अभिलेखों से मिलती हैं जो आज भी हमको प्राप्त हैं। अनेक जगहों पर खुदाई पर हमको अभिलेख मिलते हैं, वहाँ से इस प्रकार की बातें हमको पता लगती हैं। अब लिखा है बाजारों पर कर। क्या लिखा है, बाजारों पर कर। ध्यान देंगे किताब के अंदर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है। ये जो बात नीचे बताई है ये राजस्थान के अंदर एक कोई 10वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है
खुदाई के अंतर्गत किसी पत्थर पर इस प्रकार से बातें लिखी हुई मिली हैं हमको। उनका सारांश है, मतलब इतनी बड़ी बातें हैं तो सबको नहीं बताया, यहाँ बस सारांश के रूप में बताया है। जो मेन बात है वो आपको बताई हैं, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। ऐसे शुल्क दिए हैं जिन पर उन वस्तुओं पर कर लगता था। वो कर हैं वो मंदिर के जो अधिकारी हैं प्रमुख रूप से वो लेते थे। वो कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो लिखा है शक्कर और गुड़, रंग है, धागा, रुई, नारियल, चीनी जानते हो, गुड़ जानते हो आप, रंग, धागा जानते हो, रुई जानते हो, नारियल जानते हो, नमक के बारे में भी जानते हो, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर लगाए जाते थे, इस प्रकार के कर। तो ये जो कर लगाए जाते थे, जो इन चीज़ों के बारे में हमने अभी नाम पढ़ा है, तो इनके कर का जो पैसा आता था वो मंदिर के जो अधिकारी है वो अपने लेते थे और फिर मंदिर के विकास में लगाते थे। और फिर धीरे धीरे मंदिरों का विकास होता गया, वहाँ पर व्यापारी रहते गए, पंडित पुजारी रहते गए, और इस प्रकार से नगर की वजह से मंदिरों के अंदर नगर की वजह से या मंदिर की वजह से इस प्रकार से धीरे धीरे नगर बनता गया, नगरों का विकास होता गया। लिखा है कि इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, जो व्यापारी हैं जो धातुओं की चीज़ें बेचते थे। फिर लिखा है आश्वकों, तेल, पशु चारे, मतलब ऐसे लोग जो पशुओं को बेचते थे, पशु तेल है उनको बेचने वाले, चारे को बेचने वाले, अनाज के बोरे भी थे, उन पर भी क्या होता था, कर लगाते थे। तो मतलब ये हुआ धातु बेचने वाले, जानवरों को बेचने वाले, पशुओं को बेचने वाले, तेल बेचने वाले, पशुओं के चारे बेचने वाले, और जो भी अनाज के बोरे वगैरह हैं उन पर भी क्या होता था, कर लगता था। ठीक है, इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में, मतलब वस्तु रूप में मतलब ये हुआ कि जो कर है वो कर के रूप में आपको वस्तु देनी है। जैसे कोई मान लो तेल बेचने का काम करता है, उस पर कर लगा गया तो उसको क्या करना पड़ता था, तेल देना पड़ता था टैक्स के रूप में, कर के रूप में। ठीक है, जैसे कोई नारियल बेचने वाले हैं तो नारियल बेचने वाला क्या करता था, नारियल देता था अपने टैक्स के रूप में, वो होता है वस्तु कर। और कुछ अन्य नगद के रूप में, कोई पैसा कमा रहा है तो वो जैसे उस समय जो भी धन के लिए जो मुद्रा है वो सिक्के चलती थी, तो सिक्के देकर वो अपना नगद के रूप में कर वसूलने या कर लेने का काम करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हमको प्राचीन समय की मिलती हैं। तो आगे जो अपना टॉपिक है बड़े और छोटे व्यापारी, बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में पढ़ेंगे। देखा है व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते हैं। व्यापारी कोई एक प्रकार के थोड़ा ना होते, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें बंजारे लोग होगा, आपने सुना होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम करते हैं, वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो उनके बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। देखो क्या होता था कि जो व्यापारी हैं वो व्यापारी रूप से अपना एक संघ बनाते थे। संघ का मतलब ये हुआ कि एक जगह पर सारे घोड़े बेचने वाले इकट्ठे हो गए, और उसका जो घोड़े बेचने वाला जो मुखिया है वो क्या करता, किसी की इच्छा है घोड़े खरीदने की तो उनसे बातचीत करके घोड़े बेचने का काम करता था। वो उनका पूरा संघ है। फिर लिखा आगे, चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अभी हमने पढ़ा कि जो घोड़े के जो व्यापारी लोग हैं वो क्या करते थे कि साथ में रहते थे और फिर घोड़े बेचने का काम करते थे, तो ये ध्यान रखना है। तो
ये जो व्यापारी लोग हैं वो इस प्रकार से सुरक्षा के लिए क्या करते थे, संघ बनाते थे, जिसको गिल्ड कहते थे। सुरक्षा से मतलब ये हुआ कि अगर उनको जंगल से गुजरना पड़ता था, अगर वो जंगल में जाएंगे अकेले होंगे तो उन पर आक्रमण हो सकता है, इसलिए अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो संघ बनाते हैं काफिलों के रूप में साथ साथ में, फिर वो व्यापार करते थे। ठीक है, फिर लिखा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो 8वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे संघ थे जिनकी हमने अभी बात की है। फिर लिखा है उनमें सबसे प्रसिद्ध लिखा है कि दक्षिण भारत में, ध्यान देंगे किताब पर आप, 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में ऐसे अनेक संघ थे जिनमें उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्रारम और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। देखो, दो ऐसे दो संघ हैं जिसकी बात की है, मणिग्रारम और नाना देशी। ये उसी वजह से हैं जिस प्रकार वो काफ़िले बना करके अपने व्यापार करने का काम करते थे। और ये जो व्यापार संघ है ये भारत के अंदर या चीन के हर जगह पर जाते थे, दूर दूर स्थानों पर व्यापार करते थे। ठीक है, फिर लिखा है कि इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। चेटियार और जो मारवाड़ी ओसवाल समुदाय के लोग हैं वो भी इस प्रकार का व्यापार का काम करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया अगर हम बात करें तो वो भी व्यापारी करते थे। मुस्लिम समुदाय में जो बोहरा समुदाय हैं वो भी इस प्रकार से व्यापार करने का काम करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहा कि वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाह व फारस की खाड़ी, फिर लिखा है पूर्वी अफ्रीका तो पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचने और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले और टीन, तो इसमें ध्यान देंगे। लिखा है कि इसके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बने। आपको ये दो समूह के नाम याद करने हैं। मैंने एक तो बताया आपको मारवाड़ी ओसवाल समुदाय और ये समुदाय। गुजराती व्यापारियों में अगर हम बात करें तो ये हिंदू जो बनिया हैं और मुस्लिम समुदाय में जो बोहरा समुदाय हैं ये आगे चल कर के बड़े व्यापारी समुदाय बने। तो दो समुदायों की हमने बात की है। फिर लिखा है आगे कि वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। ये जो ऐसे समुदाय हैं, व्यापारी समुदाय जिनकी हमने अभी बात किए हैं, कौन कौन से समुदाय हैं तो आप नाम बता सकते हो। तो बोहरा समुदाय है, एक बनिया समुदाय है और जो मारवाड़ी ओसवाल समुदाय हैं, ये सब व्यापारी समुदाय हैं जो भारत के अलावा अन्य देशों के साथ में व्यापार करते थे। एक तो लाल सागर के जो बंदरगाह हैं तटीय स्थानों पर, वहाँ पर इस प्रकार के व्यापार करके वो अपने देश की जो धन संपदा है उसको आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से सहयोग करते थे। इसके अलावा फारस की जो खाड़ी है, अगर हम विदेश के अंतर्गत देखें तो पूर्वी जो अफ्रीका है और चीन के साथ में भी इनका व्यापार चलता था। दरअसल इनका जो व्यापार है वो कपड़े का है, मसालों का है, इनका होता था। इसके अलावा वो बदले में अफ्रीका से जो सोना है और हाथी के जो दांत हैं उनको लेते थे और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से वो
टीन, मिट्टी के नीले जो बर्तन हैं पोर्ट्रेट से बने हुए, चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। जो पश्चिमी तट के नगर हैं हम बात करें तो उसमें अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं, अरबी हैं, फारसी हैं, चीनी हैं, यहूदी हैं, सीरियाई आदि वहाँ पर बस गए थे व्यापार करने के लिए। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। मतलब ये हुआ जो भारतीय मसाले और कपड़े हैं वो उन बंदरगाहों पर, लाल सागर के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर खरीदे जाते थे। दरअसल भारतीय कपड़े और मसाले विश्व भर प्रसिद्ध थे। वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचाते थे, यहाँ पर खरीदते फिर उसको आगे बढ़ाते थे और उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि चीज़ें जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। ऐसे जो मसाले जो गर्म जलवायु में पाए जाते हैं, जिनकी हमने बात की, काली मिर्च की है, दालचीनी है, जायफल और सौंठ, ये चीज़ें सब उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाती हैं और इनका जो प्रयोग है वो ठंडे इलाकों में होता था। तो यहाँ से जो व्यापार है वो भारत से ये चीज़ें खरीद करके वो दूसरे देशों में बेचते थे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। फिर लिखा है कि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। यूरोप में जो व्यंजन बनते थे उन व्यंजनों के अंदर जो मसाले प्रयोग में किए जाते थे वो सब भारत के मसाले थे। बहुत सारे मसालों में जैसे काली मिर्च की बात की हमने, इसके अलावा जो सौंठ हैं, जायफल वगैरह, इन सब का प्रयोग विदेश के अंदर या यूरोपीय बाज़ारों में होता था। वहाँ के लोग इनका खाने में प्रयोग करते थे। ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना था। भारतीय जो सूती कपड़ा है उसका भी प्रयोग यूरोप में होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई और समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे। तो समय के साथ साथ में व्यापारियों की कंडीशन भी बदलती गई, नगरों का विकास भी होता गया। इन व्यापार की वजह से धीरे धीरे व्यापारिक केंद्र बढ़ते गए और व्यापारिक केंद्र के रूप में फिर वो जो केंद्र है वो प्रशासनिक केंद्र बनते गए, राजाओं की राजधानियाँ बनती गई और इस प्रकार से भारत में छोटे छोटे गाँवों से बड़े नगर बनते जा रहे थे। वो जो वजह रही है, मेन वजह आप याद कर सकते हो, व्यापार की वजह से। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से चीज़ें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए, किताब से इन चीज़ों को पढ़ते रहिए। बाकी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।